हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है ओम का नियम। तो बच्चों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। साथ में आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को इंग्लिश में हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के सभी बेसिक पॉइंट को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ओम्स लॉ के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है क्लास 10th के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ का यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर बच्चों हमारा होता है V = RI। तो ये फार्मूला आप सभी लोग को कुछ जाना पहचाना फार्मूला लग रहा होगा, क्योंकि इसी फार्मूले का नाम ही होता है ओम्स लॉ, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि V हमारा क्या होता है, R हमारा क्या होता है और I हमारा क्या होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर आप सभी लोग इस तरह से भी लिखते हैं, V = हमारा क्या होता है, R × क्या होता है, I होता है। तो इस केस में आप जो सिंबल बनाते हैं वो स्मॉल से होता है और इस केस में हमारा जो सिंबल होता है वो कैपिटल से होता है। तो ये बेसिक जानकारी आप सभी लोग को यहाँ पर होती है, क्योंकि क्लास 10th के अंदर में आप सभी लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के अंदर में हम जो आप सभी लोग को सिखाने वाले हैं वो आप सभी लोग को हम ये बताने वाले हैं कि ये जो हमारा फार्मूला होता है V = RI, ये फार्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है, और इस फार्मूले का बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए आप सभी लोग को यहाँ पर हम सबसे पहले जानकारी देने वाले हैं अध्याय नंबर 1 के बारे में, और उस अध्याय का नाम होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं अध्याय नंबर 2 के बारे में। इसके बाद हम क्या करेंगे, अध्याय 1 और अध्याय 2 को मिला करके एक संबंध स्टेब्लिश करने वाले हैं, जहां पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं अध्याय नंबर 3 के बारे में, और उस अध्याय का यहाँ पर नाम होता है संधारित्र तथा धारिता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा V क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि V को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, जिसका इंग्लिश नाम यहाँ पर होता है पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं V को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, और इस विभव का जो इंग्लिश नाम होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि I हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं इस I को हम कैपिटल से भी दिखाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल से भी दिखाते हैं। तो ये जो हमारा I है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में आप कहते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि जो हमारा I है इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं I को हम कहेंगे विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा का जो इंग्लिश नाम होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा R होता है ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि भैया R किस चिड़िया का नाम होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा R होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, हिंदी में जो इसका नाम होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका इंग्लिश नाम लिखने वाले हैं कि R बच्चों जिस चिड़िया का नाम होता है उसका नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस का हम क्या करते हैं, जो R होता है इसी को कट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का सिंबल बन जाता है, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल R से प्रिंट करते हैं। और ये जो हमारा कैपिटल R होता है ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे होता है तो मैं आप सभी लोग को अभी यहाँ पर बेसिक पॉइंट के साथ में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो हमारा R है ये किस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू होने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस रेजिस्टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरोध। तो ये जो हमारा पूरा फार्मूला बन के कंप्लीट होता है इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं ओम का नियम। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को सारे बेसिक पॉइंट क्लास 10th के अच्छी तरह से रिकवर हो गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा सूत्र है V = RI, ये फार्मूला कहाँ से कैसे आया हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के बारे में। तो इधर साइड यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अध्याय
1 और ये जो हमारा अध्याय होता है, इस अध्याय का नाम होता है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अध्याय नंबर 1 के अंदर में आप सभी लोग जिस भी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं उसका यहाँ पर नाम होता है चार्ज, और चार्ज को आप सभी लोग हिंदी में कहते हैं आवेश। तो आप सभी लोग अध्याय नंबर 1 के अंदर में आवेश के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा आवेश होता है उस आवेश को यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप आवेश को कैपिटल से रिप्रेजेंट करने वाले हो या आप यहां पर कह सकते हो कि आवेश को आप सभी लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो यहां पर ये चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होती हैं कि जो हमारा आवेश होता है स्मॉल क्यू और यहां पर जो हमारा आवेश होता है कैपिटल क्यू, ये आपके ऊपर डिपेंड होती हैं कि आप आवेश को किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो यहां तक आप सभी लोग को सारी बेसिक जानकारी हो जाती है। अब यहां पर जो आपका अगला टॉपिक होता है वो यहां पर जुड़ा होता है क्षेत्र से। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब आप सभी लोग अध्याय नंबर 1 के अंदर में इस आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो जो हमारा आवेश होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला जो हमारा आवेश होता है उसे हम कहते हैं प्लस का क्यू आवेश, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा आवेश होता है उसे हम कहते हैं माइनस का क्यू आवेश। तो यहाँ पर आप जानते हैं आवेश के क्या होते हैं, 2 नेचर होते हैं, एक प्लस क्यू नेचर होता है, एक हमारा क्या होता है माइनस क्यू नेचर होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धन आवेश, इसको हम बोलते हैं ऋण आवेश। तो यहाँ पर आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जब आवेश हमारा क्या होता है किसी एक जगह पर यहाँ पर फिक्स होता है तो उस केस में क्या होता है, ये अगर हमारा आवेश प्लस का क्यू आवेश है तो इस आवेश के द्वारा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट होती है, और अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र जो हमारा बनता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक इसी प्रकार से इधर साइड भी होता है और ठीक इसी प्रकार से क्या होता है इधर साइड होता है। तो अगर हमारा आवेश क्या है किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स होता है तो उस केस में आवेश अगर हमारा प्लस नेचर का है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उस वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा आवेश है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये हमारी क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके बारे में आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाला है वो आवेश को लेकर के होने वाला है। तो आवेश से जुड़ी आप हर एक घटना के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग अध्याय से जुड़ी और यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं, जहाँ पर आप आवेश से संबंधित टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, अच्छे क्षेत्र के बारे में, निरक्षीय क्षेत्र के बारे में, किसी भी बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप सभी लोग अध्याय नंबर 1 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 2 के बारे में। तो अध्याय नंबर 2 को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ब्लू मार्कर से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पर इस अध्याय को समझने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा अध्याय नंबर 2 होने वाला है वो विभव के ऊपर आधारित होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा अध्याय नंबर 2 है इसे हम विभव भी कहते हैं, और यहाँ पर आप इसको दूसरे नाम से जानते हैं जिसको आप यहाँ पर कहते हैं विभवांतर। तो इस 2 नाम से आप सभी लोग यहाँ पर परिचित हैं कि विभव हमारा क्या होता है और विभवांतर हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये जो हमारा अध्याय है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बारे में अभी जस्ट आप सभी लोगों ने अध्ययन किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको जानकारी देने वाले हैं कि पोटेंशियल हमारा होता क्या है। तो पोटेंशियल को समझने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट लेने वाले हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर हम मानते हैं हमारा ओ पॉइंट होता है, और ये जो हमारा ओ पॉइंट है ये कहाँ पर है, अनंत पर है, जिसको हम इनफाइनाइट से कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। और इस ओ पॉइंट पर एक हमारा आवेश रखा जाता है। इस आवेश को यहाँ पर हम क्यू नॉट आवेश कहते हैं, जिसको हिंदी में आप कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट ए पर लेकर के आने वाले हैं, और जब हम इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके पॉइंट ए तक लाएंगे
लाएंगे, तो लाने में आप सभी लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जब आप सभी लोग कार्य करोगे तो इस पॉइंट ए पर ज्ञात करोगे कि जो हमारा कार्य हुआ वो कितना हुआ, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर हम उठा करके पॉइंट ए तक लाएंगे। जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके पॉइंट ए तक लाते हैं तो लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो कार्य हमारा W होता है। और किसको हम अनंत से उठा के ला रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आवेश होता है एकांक धन परीक्षण आवेश। जब हम इसको उठा करके अनंत से पॉइंट ए तक लाते हैं तो उस केस में जो हमारा कार्य होता है वो W होता है। तो इस केस में यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि पॉइंट ए पर जो हमारा विभव है उस विभव का मान कितना होने वाला है। तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा कार्य होता है इसी कार्य में जिस आवेश को हम उठा के लाते हैं इसी का भाग लगा देते हैं। तो पॉइंट ए पर आप सभी लोग को विभव का मान मिल जाता है। तो इस केस में जो हमारा विभव का सूत्र होता है वो V इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा W/Q0। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल का सूत्र कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब हम आवेश को ए पॉइंट से यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा पॉइंट B मान लेंगे तो यहाँ पर लेकर के आएंगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो हमारा विभवांतर होगा वो कितना होगा, उस फॉर्मूले का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट पहले हम क्या करते हैं इस आवेश को उठा करके ए पर लाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं बी पर लाते हैं। तो बी में से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल जो हमारा ए होगा इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा W/Q0। तो इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, विभवांतर का सूत्र कहते हैं। इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, माइनस का सूत्र होता है। और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा क्या होता है, रियल फॉर्मूला होता है, जो पोटेंशियल आप कह सकते हैं विभव का सूत्र होता है। तो इसके बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अगर आप सभी लोग को किसी भी टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है, अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में, तो लिंक आप सभी लोग को सभी वीडियोस का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से विभव और अध्याय नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट लिंक आप सभी लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, ओम के नियम के बारे में, कि भैया ओम का जो हमारा सूत्र होता है V=RI, ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आप सभी लोग सबसे पहले यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं आवेश के बारे में और विभव के बारे में। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस छोटी सी जगह में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने सबसे पहले जिसके बारे में अध्ययन किया है वो आपका होता है आवेश। और आवेश को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है विभव के बारे में, और विभव को हम क्या करते हैं यहाँ पर कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले ये समझना है कि भैया जो हमारा आवेश Q है और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल V है, इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा सिंबल आने वाला है, कौन सा साइन हम यूज करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अपना फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर मानते हैं ये जो हमारा फिगर है ये एक बैटरी का फिगर होता है, क्योंकि सबके यहाँ क्या है, इन्वर्टर लगाया और सभी लोग बैटरी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैटरी नहीं लेते हैं। बैटरी का मतलब हुआ कोई भी छोटी हम डिवाइस ले रहे हैं, और बैटरी का मतलब क्या होता है, कोई भी हम बड़ी डिवाइस ले रहे हैं, क्योंकि जो बैटरी हमारा होता है वो इन्वर्टर में जनरली लगता है, या आप क्या करते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक बैटरी कंसीडर करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसके अंदर में क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे आवेश होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं स्टोर। यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आप जानते हैं कि जब हम किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं या किसी भी बैटरी को चार्ज करेंगे तो इसके अंदर में क्या होता है, आवेश स्टोर होता है। और जब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को एक्टिव मोड में करते हैं, मीन्स इस बैटरी को चालू करते हैं, तो इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या जो हमारे आवेश होते हैं वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। और उस केस में जो हमारा बैटरी होता है वो हो जाता है डिस्चार्ज। जब हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो आवेश इसके अंदर स्टोर होता है, और जब बैटरी को हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो हमारा आवेश होता है ये आउटसाइड की तरफ यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो जो हमारा आवेश होता है इस आवेश को हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टोर करते हैं। और जब हम क्या करते हैं, बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, मीन्स बैटरी को एक्टिव मोड में करते हैं, चालू करते हैं, तब उस केस में जो हमारे आवेश होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा आवेश Q होता है और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं अनुक्रमानुपाती, और इसका जो इंग्लिश नाम होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आता है कि अगर हम इसके अंदर में जितना भी यहाँ पर आवेश को स्टोर कर पाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जितना हम क्या करेंगे, आवेश को डिस्चार्ज कर पाएंगे उतना पोटेंशियल घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट आपका यहाँ से निकल के आता
होता है कि जो हमारा आवेश Q होता है वो विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। और समानुपाती के केस में हम क्या करते हैं, इस साइन का यूज करते हैं। इस साइन के बारे में मैंने आप सभी लोग को कई बार यहाँ पर जानकारी दे दिया है। अगर आप सभी लोग को इस साइन के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा साइन होता है, इस साइन को बच्चों हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं, जिसको हिंदी में आप सभी लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। और इसका जो दूसरा नाम होता है हिंदी में, उसे आप सभी लोग कहते हैं समानुपाती का चिन्ह। तो यहाँ पर ये शब्द आप सभी लोग को दिखाई पड़ेगा कूलाम्स के नियम के बारे में। जब आप सभी लोग कूलाम की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आप सभी लोग का एक शब्द आता है, जिस शब्द को आप कहते हो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। उस केस में आप सभी लोग का ये वाला साइन यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक जानकारी हो जाती है कि अगर हम इस साइन का यूज कर रहे हैं तो अगर हम इस साइन का यूज Q और V के अंदर में करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आवेश का मान बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल का मान बढ़ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, आवेश का मान यहाँ पर कम करते हैं तो इस केस में पोटेंशियल का मान कम हो जाता है। तो ये इस साइन का बहुत बड़ा यूज होता है, जिससे आप एक दूसरे के माध्यम से अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं कि अगर हम Q का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा, अगर हम V का मान कम करेंगे तो यहाँ पर Q का मान कम हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं आवेश और विभव एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। या आप कह सकते हैं आवेश और जो हमारा विभव होता है एक दूसरे के यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जब हम इस साइन को हटाते हैं, ये जो हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, जब हम इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक मान आता है। उस नियतांक मान को हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। और जब ये हमारा नियतांक मान C जन्म ले लेता है तो इससे हमारा एक नया अध्याय शुरू होता है, जिस अध्याय का नाम होता है संधारित्र तथा धारिता। और इसी से आप सभी लोग हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां पर आप सभी लोग को सबसे पहले जानकारी दी जाती है कि भैया संधारित्र क्या है। और संधारित्र के अंदर में आप सभी लोग अध्ययन करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, जहां पर आप सभी लोग ये भी अध्ययन करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र हमारा क्या होता है, और बेलनाकार हमारा संधारित्र क्या होता है, और गोलीय संधारित्र हमारा क्या होता है। संधारित्र जो हमारे होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग का जो क्लास 12 के अंदर में सिलेबस होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र का सिलेबस होता है। और समांतर प्लेट संधारित्र से ही आप सभी लोग हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको हो जाती है कि जब हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक वैल्यू आएगा। उस नियतांक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा नियतांक वैल्यू C आता है ये किधर साइड आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये भी राइज होता है कि ये जो हमारा नियतांक मान C आने वाला है वो Q की तरफ आएगा कि V की तरफ आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग अपने सिंबल पर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो सिंबल है समानुपाती का, ये सिंबल आपका बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। और इस सिंबल को अगर आप समझ गए तो यहाँ पर जब भी आप इस सिंबल का यूज करेंगे तो आपको जो नियतांक वैल्यू यहाँ पर जनरेट होती है इसके बारे में कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ लेना है कि ये जो हमारा समानुपाती या आप कहते हैं उसको अनुक्रमानुपाती, ये जो हमारा चिन्ह होता है इसका जो मुंह होता है, इसका मुंह जिधर साइड खुला होता है उसी साइड हमारा क्या होता है, नियतांक मान आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा समानुपाती का चिन्ह है इसका जो मुंह है वो V की तरफ खुला है। तो इस केस में जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह आएगा और जो हमारा नियतांक मान यहाँ पर C होता है वो V की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस नियतांक मान C के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये जो हमारा नियतांक मान C होता है इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर आप सभी लोग अगर इस कैपेसिटेंस C का मान निकालना चाहेंगे तो इस C को हम क्या करेंगे, इधर साइड यहाँ पे रोक लेंगे। ये जो हमारा पोटेंशियल होता है जिसको हम विभव कहते हैं, इस विभव को हम क्या करते हैं, आवेश मिलाकर के भाग लगा देते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग धारिता का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है C = Q/V, इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, धारिता का सूत्र कहते हैं। अब इसी संबंध के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारे ओम बाबा हैं इनका जो फॉर्मूला होता है V = RI, ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से कैसे आया हुआ है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और उसके माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि भैया किस प्रकार से यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी लोग को इस चैनल पर जो भी टॉपिक्स पढ़ाता हूँ या आप सभी लोग को स्टडी कराता हूँ, सारे टॉपिक्स आप सभी लोग को हम बेसिक पॉइंट और
बेसिक कंसेप्ट साथ में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं अपने सूत्र के बारे में कि जो हमारा ओम का नियम होता है V = RI, ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने आवेश और विभव के संबंध के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आवेश और विभव के बीच में जो हमारा संबंध होता है, इस संबंध से एक नई वैल्यू जनरेट होती है, उस वैल्यू का नाम होता है C। और यही जो हमारा C होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक नया चैप्टर जन्म लेता है, जिसके बारे में आप सभी लोग अध्ययन करते हैं अध्याय नंबर 3 के अंदर में। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने इस पोटेंशियल और विद्युत धारा I के बारे में। तो यहाँ पर अब आप सभी लोग को सबसे पहले समझना है कि अध्याय नंबर 1 को अगर हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा अगला अध्याय बचता है, उस अध्याय का नाम है पोटेंशियल, जिसको आप भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग जो यहाँ पर अध्ययन करते हैं वो विभव के बारे में अध्ययन करते हैं, और विभव के साथ यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग को जानकारी दी जाती है कि जो हमारी विद्युत धारा होती है ये कहाँ से किस प्रकार से जनरेट होती है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में चलना शुरू कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर में चलते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं और एक नियतांक वैल्यू से चलते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो हमारी धारा उत्पन्न होती है उसी धारा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में एक्सप्लेन कर दिया है कि भैया विद्युत धारा हमारी कहाँ से किस प्रकार से आई हुई है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने विद्युत धारा के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो लिंक आप सभी लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से विद्युत धारा के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी विद्युत धारा I होती है और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल भी होता है, ये भी क्या होता है, आपस में एक दूसरे के समानुपाती होता है। जिस प्रकार से आप सभी लोग का आवेश जो Q था और यहाँ पर जो पोटेंशियल भी था, ये आपस में एक दूसरे के समानुपाती था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल भी होता है और यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा I होती है, ये भी क्या होती है, आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती है। और समानुपाती का चिन्ह आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं, और इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम इस साइन को यहाँ पर हटाते हैं तो इस केस में यहाँ पर हमारा क्या होता है, बराबर का साइन आता है, और जब ये साइन हटता है तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक वैल्यू आती है। उस नियतांक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कैपिटल R कहते हैं, और यही जो हमारा कैपिटल R होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी बेसिक जानकारी होती है कि जो हमारा कैपिटल R होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ पर अब आप सभी लोग को ये समझना है कि ये जो हमारा कैपिटल R होता है ये किधर साइड आने वाला है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप सभी लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन किया कि यहाँ पर जो हमारा समानुपाती का चिन्ह होता है, इसका जो मुंह होता है वो जिधर साइड खुला होता है उसी साइड हमारा क्या होता है, नियतांक वैल्यू आ जाती है, और वो जो हमारी नियतांक वैल्यू आने वाली है उस नियतांक वैल्यू का नाम होता है रेजिस्टेंस। और यही हमारा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसके बारे में आप सभी लोग आगे यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो किरचॉफ्स लॉ होता है। किरचॉफ्स लॉ के अंदर में आप सभी लोग दो बेसिक पॉइंट अध्ययन करने वाले हैं, जहां पर आप सभी लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे जंक्शन लॉ के बारे में, और इसके बाद आप सभी लोग अध्ययन करेंगे लूप लॉ के बारे में। तो ये दोनों जो हमारे टॉपिक्स होने वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग का क्वेश्चन भी उठेगा कि भैया किरचॉफ्स लॉ हम क्यों स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में मैं आप सभी लोग को ओम्स लॉ को स्टडी कराने के बाद में बेसिक पॉइंट के साथ में जानकारी दूंगा कि भैया किरचॉफ्स लॉ आप सभी लोग को 12th के अंदर में क्यों पढ़ना पड़ा। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि जब हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा नियतांक मान आएगा वो I की तरफ आएगा, क्योंकि ये जो हमारा समानुपाती का चिन्ह होता है इसका जो मुंह होता है वो I की तरफ होता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा नियतांक मान होता है वो R, वो विद्युत धारा I की तरफ आता है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारा सूत्र बनता है, इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और इस केस में अगर हम इस R का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो इस R का मान ज्ञात करने के लिए इस R को इधर साइड यहाँ पर हम रोक लेंगे, और इस केस में जो हमारी विद्युत धारा I होती है, इस विद्युत धारा I का हम क्या करेंगे, पोटेंशियल मींस विभव में अगर हम भाग लगा देंगे तो V और I का यहाँ पर जो अनुपात मिलता है, इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसके SI मात्रक की बात करेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल होता है इसका जो SI मात्रक होता है वोल्ट होता है।
तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह लिखने वाले हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है इसका एसआई मात्रक यहाँ पर वोल्ट होता है, जिसको हम V से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और जो हमारी विद्युत धारा I होती है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, जिसको यहाँ पर हम AMP से लिखते हैं और इसको हम क्या करते हैं जनरली कैपिटल A से प्रिंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वोल्ट होता है और यहाँ पर जो हमारा एम्पियर होता है, ये जो हमारा अनुपात है ये क्या होता है ओम के बराबर होता है। और उस ओम को हम क्या करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 वोल्ट और 1 एम्पियर जो हमारा आता है वो 1 ओम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस प्रतिरोध R के एसआई मात्रक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा R है ये कैसी क्वांटिटी है, किस प्रकार की राशि है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है जिसको हम विभव कहते हैं ये हमारी एक अदिश राशि है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जो हमारी विद्युत धारा होती है ये भी हमारी क्या होती है एक अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि सर विद्युत धारा हमारी किस प्रकार से एक अदिश राशि है, तो इसके बारे में मैंने आप सभी लोग को एक अलग से वीडियो बना करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि विद्युत धारा हमारी किस प्रकार से एक अदिश राशि है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज का योगफल नियम होता है उस योगफल नियम का पालन नहीं करती है विद्युत धारा, इसीलिए जो हमारी विद्युत धारा होती है एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल V है ये भी हमारा एक अदिश राशि है और यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा I है ये भी हमारी एक अदिश राशि है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस प्रतिरोध R के बारे में तो इन दोनों से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक अदिश राशि मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध R होता है ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक अदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग को ये बेसिक जानकारी अच्छी तरह से हो जाती है इस सूत्र के बारे में V = RI। तो यहाँ तक आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। और अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को यहाँ पर हम इस ओम के नियम के ग्राफ के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग ग्राफ के बारे में अगर अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक्स आएंगे वो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे और ग्राफ से संबंधित आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट साथ में जानकारी देने वाले हैं ओम के नियम के बारे में और ओम के नियम के ग्राफ के बारे में। तो आज का वीडियो इसी के साथ हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले।